नमस्कार। दिन भर की तमाम बड़ी और अहम खबरों के साथ हाजिर हूं मैं अमृता चौरसिया। शुरुआत करेंगे हेडलाइंस से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, मेरी सरकार नेम चेंजर नहीं बल्कि एम चेंजर। राष्ट्रपति के अभिभाषण से जुड़े धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा के जवाब में कहा, विपक्ष को सरकार की आलोचना का पूरा हक, लेकिन 3 तलाक और ओबीसी आयोग से जुड़े अहम विधेयकों को रोकना गलत है। संसद के दोनों सदनों में राष्ट्रपति के अभिभाषण से जुड़ा धन्यवाद प्रस्ताव पारित। विपक्ष ने सरकार की उपलब्धियों के दावे पर उठाए सवाल, कहा वादों को पूरा करने में सरकार रही नाकाम। आरबीआई ने नीतिगत ब्याज दरों में नहीं किया बदलाव, महंगाई को लेकर जताई चिंता। 2017-18 के लिए विकास दर अनुमान 6.7 से घटाकर 6.6% किया। 2018-19 के लिए विकास दर का अनुमान 7.2%। केंद्र सरकार ने राफेल सौदे में घोटाले के आरोपों को सिरे से किया खारिज। रक्षा मंत्रालय ने जारी किया बयान, कहा यूपीए सरकार से बेहतर डील की गई। और मालदीव में सरकार के दबाव में सुप्रीम कोर्ट ने वापस किया विपक्षी नेताओं की रिहाई का आदेश। पुराने आदेश को सरकार ने मानने से किया इनकार। पूर्व राष्ट्रपति मोहम्मद नशीद ने अब्दुल्ला यामीन के खिलाफ राष्ट्रपति चुनाव लड़ने का किया ऐलान। और अब खबरें विस्तार से। संसद के दोनों सदनों लोकसभा और राज्यसभा से राष्ट्रपति के अभिभाषण से जुड़ा धन्यवाद प्रस्ताव बिना किसी संशोधन के पारित हो गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चर्चा का जवाब दिया और अपनी सरकार की उपलब्धियां गिनाई। प्रधानमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार एम चेंजर है। वहीं उन्होंने कांग्रेस पर आधे अधूरे ढंग से योजनाओं को लागू करने का आरोप लगाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को राज्यसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण से जुड़े धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा का जवाब दिया। उन्होंने सरकार की कल्याणकारी योजनाओं से हुए फायदों की जानकारी दी। प्रधानमंत्री ने कहा कि हमारी सरकार को नेम चेंजर कहा जा रहा है, लेकिन हमारा मकसद बड़ा लक्ष्य तय कर कड़ी मेहनत से उसे हासिल करना है। हमारे कार्यकलापों को देखेंगे और सच्चाई से कहना होगा तो आप कहेंगे कि हम तो एम चेंजर है। हम लक्ष्य का पीछे करने वाले लोग हैं और लक्ष्य प्राप्त करके रहते हैं। और इसलिए हम जो लक्ष्य निर्धारित करते हैं, समय सीमा में पार करने के लिए रोड मैप तैयार करते हैं, रिसोर्स मोबिलाइज करते हैं, कड़ी मेहनत करते हैं, ताकि देश को मुसीबतों से मुक्ति दिलाने की दिशा में कुछ हम भी योगदान करें। प्रधानमंत्री ने कहा कि कांग्रेस न्यू इंडिया की जगह पुराना भारत लौटाने की मांग कर रही है, लेकिन जनता ये तय करेगी कि उसे कौन सा भारत चाहिए। आप कहते हैं कि हमें तो वो वाला भारत चाहिए, क्या सेना के जीप घोटाले वाला भारत, क्या पनडुब्बी घोटाले वाला भारत, क्या बोफोर्स घोटाले वाला भारत, हेलीकॉप्टर घोटाले वाला भारत? आपको न्यू इंडिया नहीं चाहिए, आपको भारत चाहिए। प्रधानमंत्री ने कहा कि नई घोषित आयुष्मान भारत योजना की निंदा करने की बजाय सभी दलों को अपनी टास्क फोर्स बनाकर इस पर रचनात्मक सुझाव देने चाहिए। प्रधानमंत्री ने इन सुझावों पर गौर करने का भरोसा भी दिलाया। उन्होंने कहा कि विपक्ष को सरकार की योजनाओं की निंदा करने का हक है, लेकिन ओबीसी बिल और 3 तलाक बिल को क्यों रोका जा रहा है? हिंदुस्तान के हर क्रिमिनल कानून के अंदर जहां सजा है, जो लॉजिक दे रहे हैं लागू हो सकता है कि भाई उसने किसी की हत्या की, घर का इकलौता बेटा है, 30 साल की उम्र है, बूढ़े माँ बाप है, अब उसको जेल जाने का कानून क्यों बनाया? बूढ़े माँ बाप क्या खाएंगे? हिंदू 2 शादी करे, वो जेल चला जाए, उसके लिए सजा हो, तब आपको विचार नहीं आया कि उसके परिवार के लोग क्या खाएंगे?
29 जनवरी को राष्ट्रपति के अभिभाषण के साथ बजट सत्र की शुरुआत हुई थी। अभिभाषण से जुड़े धन्यवाद प्रस्ताव पर 5 फरवरी से 3 दिन तक चर्चा चली। इस दौरान 13 घंटे से अधिक चर्चा में 38 सांसदों ने हिस्सा लिया। प्रधानमंत्री ने करीब 1 घंटा 5 मिनट तक चर्चा का जवाब दिया। कृति मिश्रा, राज्यसभा टीवी। राज्यसभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा का जवाब से पहले सदन में चर्चा हुई। इस दौरान विपक्षी दलों के सांसदों ने सरकार की नीतियों की आलोचना की। ये नई सड़कें बना रहे हैं, 4 लेन 6 लेन में कन्वर्ट किया, वो कितने किलोमीटर है? और जो स्टेट के जो रोड्स रिपेयर किया, जो CRF फंड मिलता है, वो तो अभी ले लिया सरकार ने, मैं उस पर बाद में आऊंगा। या उनको सिर्फ थोड़ा सा वाइडन करके उसमें एक सिर्फ टॉप ब्लैक कारपेट लगा देना, वो है। तो उसमें जरा सेग्रीगेट करें, उसके बाद एवरेज निकालेंगे तो आपको पता चलेगा ये 22-24 किलोमीटर है या 6-7 किलोमीटर से कम है। आपको मालूम है कि बिहार के 85% हाउस होल्ड में बिजली नहीं है आज भी, और उत्तर प्रदेश के 71% घरों में बिजली नहीं है। बिजली का जनरेशन नहीं बढ़ा रहे हैं, कनेक्शन दे रहे हैं, तो बिजली पहुंच कहां से जाएगी? On the President's address, irrigation. You look at the President's address and you look at the budget together. You look at the numbers. Water is a very major issue. 45% of the farmland is not irrigated. And yet, what do? We put 300 crores for irrigation. If you calculate, it will take you 96 years beyond 2022 to reach your target. I would request the central government to kindly waive the farmer loans, bring water to Delta area, save the farmers. 77 rupees has already been increased and all the subsidies are going to be taken back. Under such a circumstances, how can the poor afford to purchase LPG cylinder? आपने प्राइवेटाइजेशन करके ठेकेदारों को दे दिया। ठेकेदारों के ऊपर कोई गारंटी नहीं, कोई ये कंडीशन नहीं है कि वो इनको एम्प्लॉय करेंगे और उनको रिजर्वेशन देंगे। वो अपनी मर्जी से जो ठेकेदार होता है वो अपॉइंटमेंट देता है। उसका नतीजा क्या हुआ? धीरे धीरे रिजर्वेशन खत्म हो रहा है। It's all working people. What is their share, sir, in country's wealth? I am asking you, after this government came, well, the number of billionaires has increased. The number of people living below the poverty line is increasing. Does the government want to say that there will be no accountability so far as the states are concerned? Are the states going to give up their parliamentary model? It is just not possible, and I think the government is prioritizing stability over democratic principles. The central government has to come with a package to help these poor fishermen. And one more thing, this is actually a national calamity. There is no hindrance to declare this Oki tragedy as a national calamity and help the victims. किस प्रकार का हिंदुस्तान आप बना रहे? आपने 40,000 रुपए का कर्जा नौजवानों को दे के बार बार मुद्रा 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 करते 8,55,000 करोड़ का कर्जा बड़े बड़े उद्योगपतियों को बांट दिया। बताना चाहता हूं कि सिदो कानो या चांद भैरव का किसी भी किताब में कोई जिक्र नहीं है। उनको सबसे बड़ी श्रद्धांजलि ये होगी कि उनका NCERT और दूसरे किताबों में उनके विषय में पढ़ाया जाए और पार्लियामेंट में उचित जगह पर उनकी तस्वीर लगाया जाए। 2.3 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी ये हवा में नहीं बनी, ये मेहनत से बनी है। इसीलिए कहता हूं ऐसी बात नहीं होनी चाहिए कि केवल आपके आने से पहले भारत की पहचान नहीं थी, भारत की अर्थव्यवस्था कमजोर थी, देश दिशाहीन था, देश में निराशा थी। आशा की किरण नहीं, आशा की अग्नि आप लेकर आए, एक सुनामी पर लेकर आए वायदों की, जो वायदे गलत साबित हुए। आज यही कारण है कि सवाल पूछे जा रहे हैं। लोकसभा ने विपक्ष की ओर से रखे सभी संशोधन खारिज हो गए। इसमें पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा का जवाब दिया। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार को किसी से लोकतंत्र का पाठ सीखने की जरूरत नहीं है। 90 से अधिक बार धारा 356 का दुरुपयोग करते हुए राज्य सरकारों को, उन राज्यों में उभरती हुई पार्टियों को आपने
के फेंक दिया। आपने पंजाब में अकाली दल के साथ क्या किया, आपने तमिलनाडु में क्या किया, आपने केरल में क्या किया। इस देश के लोकतंत्र को आपने पनपने नहीं दिया। प्रधानमंत्री ने एनपीए की समस्या को यूपीए सरकार की देन बताया। उन्होंने कहा कि वो 4 साल तक इसलिए चुप रहे कि अगर बैंकिंग सेक्टर की दुर्दशा पर बोलते तो देश का अर्थतंत्र हो जाता। प्रधानमंत्री ने कहा कि बैंकिंग सेक्टर को मजबूत करने के बाद वो आज इस बारे में खुलकर बोल रहे हैं। और देश की बैंकिंग सेक्टर को ताकत दी गई है। ताकत देने के बाद आज मैं पहली बार 4 साल आपके झूठ को झेलता रहा। आज मैं देश के सामने पहली बार ये जानकारियां दे रहा हूं। 18 लाख से 52 लाख, 18 लाख करोड़ से 52 लाख करोड़ लुटा दिया आपने। और आज जो पैसे बढ़ रहे हैं वो उस समय के आपके पाप का ब्याज है। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को राफेल सौदे, किसानों की दुर्दशा और रोजगार पर सवालों का जवाब देना चाहिए। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री इन सवालों का जवाब नहीं दे रहे और उल्टे सवाल पूछ रहे हैं। राफेल का सवाल पूछा जा रहा है, किसानों के भविष्य का सवाल पूछा जा रहा है, रोजगार का सवाल पूछा जा रहा है, जवाब नहीं दे रहे। तो ठीक है, वो कांग्रेस पार्टी की बात कर रहे हैं, वो ठीक है, उसकी जगह है, मगर ये उसकी जगह नहीं है। आप पब्लिक मीटिंग में ये बात करना चाहते हैं, आप करिए, मगर यहां पे आपको देश को जवाब देना है। राज्यसभा में नेता विपक्ष गुलाम नबी आजाद ने शून्यकाल के दौरान कहा कि जम्मू कश्मीर में हालात बहुत खराब हो रहे हैं। उन्होंने इस मसले पर सदन में विस्तार से चर्चा की मांग की। उन्होंने मंगलवार को श्रीनगर के एक अस्पताल पर आतंकी हमले में 2 पुलिसकर्मियों की मौत और वहां से एक आतंकी के भाग जाने को गंभीर मामला बताया। कांग्रेस सांसद विवेक तनखा ने भी खुद को इस मामले से संबद्ध किया। मैं माननीय चेयरमैन साहब से और सरकार से निवेदन करूंगा कि जम्मू कश्मीर में जो हालात खराब हुए हैं उन पे चर्चा होनी चाहिए किसी वक्त, चाहे इस सेशन में नहीं, अगले सेशन में ज़रूर चर्चा होनी चाहिए और विस्तार से सभी एमपीज उसमें हिस्सा लेना चाहिए। कश्मीर में भी हालात खराब हैं और अब जम्मू प्रोविंस में भी हालात खराब। और कल की जो घटना हुई है वो बहुत ही दुखद घटना है। तो मैं समझता हूं कि ये देश के लिए, राज्य के लिए, सरकार के लिए बहुत अच्छी बात नहीं है। सरकार को सतर्क रहना चाहिए और इस तरह की घटना दोबारा न हो, ये मैं चाहूंगा। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने आज कांग्रेस मुख्यालय में कई राज्यों से आए पार्टी कार्यकर्ताओं से मुलाकात की। कांग्रेस दफ्तर में लोगों से मुलाकात की परंपरा राहुल गांधी ने तकरीबन 19 साल बाद शुरू की है। कांग्रेस अध्यक्ष सप्ताह में 2 दिन आम कार्यकर्ताओं से कांग्रेस मुख्यालय में मिलेंगे। इसके लिए मंगलवार और शनिवार का दिन मुकर्रर किया गया। पार्टी कार्यकर्ता जहां कांग्रेस अध्यक्ष के कदम से खुश दिख रहे हैं, वहीं पार्टी नेताओं का यह मानना है कि राहुल गांधी का यह फैसला पार्टी को मजबूती की ओर ले जाएगा। आम वर्कर है, पार्टी के लिए जो फील्ड में काम करता है, जो बूथ पे काम करता है, उसको एक मौका मिल रहा है अपने अध्यक्ष से मिलने का और अपनी बात कहने का। जो इसका हम स्वागत करते हैं और जो मेन जो सही जो बात है वो हमारे अध्यक्ष तक पहुंचेगी। इससे कांग्रेस और ज्यादा मजबूत होगी। आने वाला समय कांग्रेस का होगा। जैसे अब जो रिजल्ट आ रहे हैं तो कांग्रेस ग्रास रूट से मजबूत होती जा रही है और माननीय राहुल गांधी जी के नेतृत्व में आने वाले टाइम में पूरा भारत जय कांग्रेस बोलेगा। और इसी के साथ यहाँ लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। हमारे कार्यकलापों को देखेंगे और सच्चाई से कहना होगा तो आप कहेंगे कि हम तो एम चेजर हैं, हम लक्ष्य का पीछे करने वाले लोग हैं और लक्ष्य प्राप्त करके रहते हैं। और इसलिए हम जो लक्ष्य निर्धारित करते हैं, समय सीमा में पार करने के लिए रोड मैप तैयार करते हैं, रिसोर्स मोबिलाइज करते हैं, कड़ी मेहनत करते हैं ताकि देश को मुसीबतों से मुक्ति दिलाने की दिशा में कुछ हम भी योगदान करें।
फिलिस्तीन भारत के लिए क्यों है जरूरी? क्या है पश्चिम एशिया में हमारी नीति की धुरी? भारत फिलिस्तीन रिश्तों में क्या है खास? और क्या है इजराइल फिलिस्तीन विवाद का इतिहास? देखिए विशेष में आज शाम 7:30 बजे। रिश्ता पुराना है, सिर्फ राज्यसभा टीवी पर। बीते साल में सरकार की उपलब्धियां, आगे क्या है प्राथमिकताएं? राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव की खास बातें। देखिए देश देशांतर। धन्यवाद राष्ट्रपति जी, रात 8:30 बजे, सिर्फ राज्यसभा टीवी पर। Hello and welcome to the National Elections Quiz 2018. With which Indian state would you associate Red Panda, Mrig Babu and Votuda as mascots? As the final nears, the competition gets tougher. And that is the right answer. Very well done. Let's continue with the quiz. What is this new method of monitoring elections? Watch out for the third semi-final of the National Election Quiz 2018. What is your answer? Online. 10 points to the team from Daman and Diu. Very well done. Presented to you by the Election Commission of India. Sunday at 9 a.m. and 3:30 p.m. and Saturday at 5 p.m. Only on Rajya Sabha TV. ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने नीतिगत ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं किया है। इस वित्तीय वर्ष के आखिरी द्विमासिक मौद्रिक नीति की समीक्षा करते हुए आरबीआई ने रेपो रेट को 6% और रिवर्स रेपो रेट को 5.75% पर बरकरार रखा है। आरबीआई ने वित्तीय वर्ष 2017-18 के लिए विकास दर के अनुमान को 6.7% से घटाकर 6.6% कर दिया। केंद्रीय बैंक ने वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिए विकास दर का अनुमान 7.2% रखा है। आरबीआई के मुताबिक अप्रैल सितंबर 2018 के बीच रिटेल महंगाई दर 5.1 से 5.6% रहने का अनुमान है। आरबीआई लंबी अवधि के लिए 4% के रिटेल महंगाई दर के लक्ष्य पर कायम है। आरबीआई का कहना है कि जुलाई से लागू जीएसटी अब स्थिर हो गया है, आर्थिक गतिविधियों को रफ्तार मिलने लगी है और निवेश बढ़ने के भी संकेत मिलने लगे हैं। मौद्रिक नीति समिति ने बजट में ग्रामीण अर्थव्यवस्था और किसानों पर फोकस करने के कदम की सराहना की है। समिति का कहना है कि इससे ग्रामीण आय और निवेश को बढ़ाने में मदद मिलेगी। बजट में न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ाए जाने के असर को लेकर आरबीआई गवर्नर उर्जित पटेल ने कहा कि इसका असर दिखने में समय लगेगा। उन्होंने कहा कि अभी यह तय नहीं हुआ है कि किन किन फसलों पर बढ़ा हुआ एमएसपी लागू होगा। The MPC was also of the view that the process of recapitalization of public sector banks and the referencing of large distressed borrowers for resolution under the Insolvency and Bankruptcy Code should improve credit flows further and create demand for fresh investment as allocative efficiency in the economy goes up. Alongside, export growth is expected to improve further on account of improving global demand, although elevated commodity prices, especially of oil, may act as a drag on aggregate demand. वैश्विक बाजारों में सुधार से भारतीय शेयर बाजारों ने भी अच्छी शुरुआत की। दिन के शुरुआती कारोबार में सेंसेक्स 6 कारोबारी सत्रों की गिरावट से उबरने में सफल रहा। बीएसई का 30 शेयरों वाला सेंसेक्स शुरुआती कारोबार में 470 अंक की बढ़त लेकर 34,666 अंक पर पहुंच गया। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी भी 115.75 अंक की तेजी के साथ 10,614 अंक पर पहुंच गया। हालांकि बाद में ऊपरी स्तरों पर मुनाफा वसूली के चलते बाजार गिरावट के साथ बंद हुए। अंत में सेंसेक्स 113.2 अंक की कमजोरी के साथ 34,082.7 के स्तर पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी 21.6 अंक गिरकर 10,476.7 के स्तर पर बंद हुआ। बीएसई का मिड कैप इंडेक्स करीब 0.5% तक बढ़कर 16,351 के स्तर पर बंद हुआ। निफ्टी का मिड कैप 100 इंडेक्स 0.4% बढ़कर 19,480 के स्तर पर बंद हुआ। रियलिटी, फार्मा, मेटल, ऑटो, कंज्यूमर,
ड्यूरेबल्स के अलावा ऑयल एंड गैस शेयरों में अच्छी खरीदारी देखने को मिली। भारत ने स्वदेशी रूप से विकसित परमाणु आयुध ले जाने में सक्षम मिसाइल पृथ्वी 2 का ओडिशा के परीक्षण केंद्र से सफल प्रक्षेपण किया। सेना ने प्रयोग परीक्षण के तहत ये प्रक्षेपण किया है। 350 किलोमीटर दूरी तक जमीन से जमीन पर मार करने की क्षमता रखने वाली इस मिसाइल को चांदीपुर के एकीकृत परीक्षण रेंज से मोबाइल लॉन्चर के जरिए प्रक्षेपित किया गया। परीक्षण के दौरान मिशन के सभी लक्ष्य पूरे हुए। पृथ्वी 2 मिसाइल 500 से 1000 किलोग्राम तक आयुध ले जाने में सक्षम है और इसके 2 इंजन तरल ईंधन से चलते हैं। परीक्षण के लिए मिसाइल का चुनाव बिना किसी क्रम के किया गया। पूरी लॉन्च प्रक्रिया सेना के रणनीतिक बल कमान ने पूरी की, जिसकी निगरानी रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन ने की। इससे पहले 18 जनवरी को अग्नि 5 और 6 फरवरी को अग्नि 1 का भी ओडिशा के अब्दुल कलाम द्वीप से सफल परीक्षण किया गया है। भारत ने ये मांग की है कि संयुक्त राष्ट्र प्रतिबंध समितियों की कार्यप्रणाली में पारदर्शिता होनी चाहिए। भारत ने आतंकवादियों को सूचीबद्ध करने में बिना किसी स्पष्टीकरण के बाधा पैदा करने को लेकर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के वीटो शक्ति वाले सदस्यों की आलोचना की। भारत का अप्रत्यक्ष रूप से चीन की ओर इशारा था। दरअसल चीन पाकिस्तानी आतंकी और जैश ए मोहम्मद के प्रमुख मसूद अजहर को वैश्विक आतंकवादी घोषित करने की भारत की कोशिश बार बार बाधित करता रहा है। सुरक्षा कार्यप्रणालियों पर बहस में भाग लेते हुए संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि सैयद अकबरुद्दीन ने कहा कि अधिकतर बार ये नहीं पता होता कि किन देशों ने अपने वीटो का अधिकार किया। उन्होंने कहा कि वीटो शक्ति से संपन्न देश स्पष्टीकरण दिए बिना कई आतंकवादियों को सूचीबद्ध करने में बाधा उत्पन्न कर रहे हैं। हालांकि अकबरुद्दीन ने किसी देश का नाम नहीं लिया। अकबरुद्दीन ने जानकारी दी है कि 14 प्रतिबंध समितियों ने 678 व्यक्तियों और 385 संस्थाओं को इस प्रकार के प्रतिबंध लगाए जाने के लिए सूचीबद्ध किया है। उन्होंने कहा कि ये निर्णय लोगों को जानकारी दिए बिना लिए गए और किस जानकारी के आधार पर फैसला लिया गया, इस बात का भी कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया गया। भारत का कहना है कि पारदर्शिता लाने के लिए सुरक्षा परिषद में सुधार बेहद जरूरी है। अप्रत्याशित घटनाक्रम में मालदीव के सुप्रीम कोर्ट ने 9 राजनीतिक कैदियों को रिहा करने के आदेश को मंगलवार रात वापस ले लिया। देर रात 3 जजों वाली सुप्रीम कोर्ट ने 9 हाई प्रोफाइल राजनीतिक कैदियों की रिहाई के आदेश को वापस लिया। जजों ने एक बयान में कहा कि वे राष्ट्रपति द्वारा उठाई गई चिंताओं के मद्देनजर कैदियों की रिहाई के आदेश को वापस ले रहे हैं। मालदीव के मुख्य न्यायाधीश अब्दुल्ला सईद को राष्ट्रपति की ओर से आपातकाल की घोषणा किए जाने के कुछ ही घंटों के भीतर गिरफ्तार कर लिया गया था। और इस बीच मालदीव के निर्वासित पूर्व राष्ट्रपति मोहम्मद नशीद इस साल होने वाले राष्ट्रपति चुनाव में मौजूदा राष्ट्रपति अब्दुल्ला यामीन को चुनौती देने का ऐलान कर चुके हैं। इससे पहले उन्होंने मालदीव में जारी राजनीतिक संकट के हल के लिए भारत से हस्तक्षेप करने की अपील की। नशीद ने अपनी ट्वीट में कहा कि हम चाहेंगे कि भारत सरकार अपनी सेना द्वारा समर्थित एक दूत भेजे ताकि न्यायाधीशों और पूर्व राष्ट्रपति मोमून अब्दुल गयूम सहित सभी राजनीतिक बंदियों को हिरासत से छुड़ाया जा सके और उन्हें उनके घर लाया जा सके। दुनिया का सबसे ताकतवर रॉकेट मंगलवार को लॉन्च कर दिया गया। अमेरिका की कंपनी स्पेस एक्स ने रॉकेट फॉल्कन हेवी नाम के इस रॉकेट को फ्लोरिडा के केनेडी स्पेस सेंटर से लॉन्च किया। इस रॉकेट के साथ एक स्पोर्ट्स कार भी भेजी गई। फॉल्कन हेवी रॉकेट का वजन करीब 63.8 टन है, जो लगभग 2 स्पेस शटल के वजन के बराबर है। इस रॉकेट में 27 मर्लिन इंजन लगे हैं और इसकी लंबाई 230 फुट है। इस रॉकेट को किसी 23 मंजिला इमारत के बराबर माना जा सकता है। ऐसा पहली बार है कि किसी प्राइवेट कंपनी ने बिना किसी सरकारी मदद के इतना बड़ा रॉकेट बना दिया। और इसी के साथ इस बुलेटिन में नमस्कार।